एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस, है ना. We have discussed that all the landforms or relief features on the surface of Earth are made up by two type of forces, or in another word we can say that all tectonic activities, है ना, which occurs on the surface of Earth or beneath the surface of Earth are caused by two types of forces, है ना. अर्थ के सरफेस पे जितनी भी लैंडफॉर्म, जितने भी रिलीफ फीचर्स आप देखते हैं, या जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज आप जो भी अकर होती है सरफेस पे या सरफेस के नीचे, उसके पीछे दो तरह के फोर्सेस हैं. टेक्टोनिक एक्टिविटी मींस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, या जो भी लैंडफॉर्म्स आप देख रहे हैं, लैंडफॉर्म्स मींस माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, है ना. इनके फॉर्मेशन के पीछे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक फोर्स, एंडो मींस beneath the surface, inside the earth, जेनिक मींस जेनेसिस, है ना. तो एंडोजेनिक फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द फोर्सेस which are generated inside the earth, है ना, are called endogenic, and the forces which are generated outside the earth, है ना, are called endogenic forces, सॉरी एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस को भी आप दो कैटेगरी में, दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. कौन कौन? स्लो मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट. स्लो मूवमेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस whose effect can be experienced in a very long period of time, millions of years, है ना. That is called slow movement forces. Slow movement forces are also called as diastrophic forces. क्या बोलते हैं? Diastrophic forces. Slow movement forces can be called as diastrophic. Trophic. And sudden movement forces whose effect can be experienced within a minute, within a day, है ना, within a month. That is called sudden movement. It can also be called as catastrophic. Slow movement forces can also further divided into vertical forces and horizontal forces. Why vertical forces? Because these forces are acted vertically, either upward or downward, and these forces are responsible for the formation of continents. That's why these forces are also called as continental building forces. Continental building forces or aperogenic. Aperogenic means continent building. Apero means continent, genic means genesis. तो ये जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, जो वर्टिकली एक्ट होते हैं, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन के लिए. कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्टिनेंट सभी जगह उनका जो रिलीफ है एक जैसा नहीं है. कहीं पे आप देखें कि कॉन्टिनेंट्स उठा हुआ है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रन ऑफ कच्छ वाला रीजन, जहां पे 24 किलोमीटर तक, है ना, कुछ किलोमीटर तक रेज है लैंड, जिसको अल्लाह बंद कहते हैं. ठीक है, तो वो क्यों हुआ है? अपवर्ड फोर्स के कारण, है ना. ऐसे ये लैंड है, इस पे नीचे से चूंकि इंडोजेनिक फोर्स है, तो ये फोर्स का ओरिजिन कहाँ होगा? बीनीथ द सरफेस, इनसाइड द अर्थ. वहां से एक नीचे ऊपर की तरफ फोर्स लगा होगा, तो यहाँ पे ये लैंड मान लीजिए इस तरह का होगा, है ना, और नीचे से एक फोर्स लग रहा है, तो वो क्या करेगा? रेज कर देगा इसको, वहां पे लैंड रेज हो जाएगा अपवर्ड फोर्सेस के कारण. कहीं पे कॉन्टिनेंट देखेंगे क्या है? सबसिडेंस है,
धसा हुआ है, क्यों? डाउनवर्ड फोर्सेस के कारण। जहां पे डाउनवर्ड हुआ होगा वहां पे सब्सिडेंस हुआ होगा, धस गया होगा, वहां पे जमीन धस गई होगी। एग्जाम्पल, मुंबई में एक फॉरेस्ट है जो सबमर्ज हो चुका है सी में। सबमर्ज क्यों हुआ? पहले वो रेज्ड होगा या लेवल पे होगा, लेकिन ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस सब्सिडेंस हुआ होगा लैंड, है ना, और वो सबमर्ज हो गया वाटर में, क्योंकि वाटर वहां पे इनक्रोच, मतलब वाटर, सी वाटर के कारण वो। तो वैसे एग्जाम्पल है। और हाँ, लेकिन वहां पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है मतलब मिला है सबमर्ज होने का, लेकिन ये नहीं मिला है कि डाउनवर्ड फोर्स लगा है। ज्योग्राफिकल कोई एविडेंस वहां नहीं मिला। महाबलेश्वर टेम्पल, वो भी सबमर्ज है, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल तो वहां नहीं है। बहुत और कारणों से सबमर्ज हो सकता है। सी का लेवल राइज हुआ, है ना, सी का वाटर इंक्रोच किया लैंड में, है ना, इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ एग्जाम्पल है, मैं एक दो एग्जाम्पल वहां पे लिखवाऊंगा। तो मुंबई में वो एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वो पहले डॉकयार्ड हुआ करता था, फॉरेस्ट एरिया था, है ना, और अभी वो सबमर्ज है ड्यू टू सब्सिडेंस। एक और एग्जांपल वेस्टर्न घाट में, जहां पे, है ना, सब्सिडेंस होने के कारण, डाउनवर्ड फोर्सेस का कारण वेस्टर्न पार्ट क्या हुआ, नीचे धस चुका है, और जो ईस्टर्न वाला भाग था वो वेस्टर्न घाट के रूप में, माउंटेन के रूप में अपीयर होता है, दिखता है। ओके अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर हम हॉरिजेंटल फोर्सेस की बात करें, और ये किसके एग्जांपल हैं? डायस्ट्रोपिक फोर्सेस के। डायस्ट्रोपिक मींस स्लो, है ना, इफेक्ट कैन बी सीन इन अ वेरी लॉन्ग ईयर, है ना, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ईयर। और हॉरिजेंटल जो फोर्सेस लगेंगे, ये तो वर्टिकल फोर्स था, अपवर्ड और डाउनवर्ड। हॉरिजेंटल जो फोर्स लगेगा दो तरह का लग सकता है। हॉरिजेंटल फोर्स दो तरह से लग सकता है। टेंशनल, जब अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो टेंशनल, और दूसरा कॉम्प्रेशनल। दो तरह के फोर्स हो सकते हैं। तो हॉरिजेंटल फोर्सेस दो तरह के हो सकते हैं। हॉरिजेंटल फोर्सेस को माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस कहते हैं, या फिर ओरोजेनिस ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं। ओरोजेनिक क्यों? हॉरिजेंटल फोर्सेस को ओरोजेनिक फोर्स कहा जाता है। वाई? सिर्फ फुल माउंटेन, जितने भी तरह के माउंटेन हैं, चाहे वो फोल्ड माउंटेन हो, चाहे वो ब्लॉक माउंटेन हो, चाहे हॉर्स्ट माउंटेन हो, सारे माउंटेन इसी हॉरिजेंटल फोर्सेस के कारण उनका ओरिजिन हुआ है। कैसे, वो हम यहाँ पर देखेंगे उस चीज को, है ना, इसी चीज को समझना है ना, कैसे, ये मेन है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि माउंटेन का फॉर्मेशन हॉरिजेंटल फोर्सेस के कारण कैसे हुआ है। हॉरिजेंटल फोर्सेस दो तरह के, फोर्स ऑफ कंप्रेशन एंड फोर्स ऑफ टेंशन। अब देखिए, इसको समझिए अच्छे से। सबसे पहले कंप्रेशन की बात करते हैं। कोई रॉक स्ट्रेटा है, रॉक स्ट्रेटा, कोई रॉक है ना, इस पे अगर कंप्रेशनल फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा? फोल्ड होगा, है ना। रॉक स्ट्रेटा पर कंप्रेशनल फोर्स उसको दबाया जाए तो रॉक क्या हो जाएगा? मान लीजिए रॉक है ना, रॉक को दोनों साइड से इस पे कंप्रेशनल फोर्स लगाया जाए, तो अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो ज्यादा फोल्ड होगा, हार्ड रॉक होगा तो कम फोल्ड होगा। लेकिन एक्सेसिव कंप्रेशनल फोर्स लगाने के कारण क्या होगा? ये रॉक फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशनल फोर्सेस के द्वारा क्या होगा? कौन सा प्रोसेस होगा? फोल्डिंग और बेंडिंग। फोल्डिंग और बेंडिंग। बेंड होना मतलब टेढ़ा हो जाना, अभी मैं दिखाऊंगा। या फोल्ड होना भी वही चीज है, फोल्ड में थोड़ा सा ज्यादा बेंडिंग होता है। तो फोल्डिंग या बेल्डिंग की घटना होगी, होगी ना, कंप्रेशनल फोर्सेस से।
ठीक है, और इसी से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होगा, या रॉक में फोल्डिंग आएगा। कभी कभी माउंटेन बनने के बाद अगर कंटिन्यूअसली कॉम्प्रेशनल फोर्स है तो वो रॉक बेंड हो जाएगा, है ना। जैसे पहले ऐसे है, पहले ऐसे है कोई माउंटेन, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल बेंडिंग या सिमेट्रिकल फोल्डिंग। एक लिम्स राइट साइड, एक लिम्स लेफ्ट साइड, और दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल समझ रहे हैं ना, जितना राइट साइड में उतना ही लेफ्ट साइड में। लेकिन ऐसा अगर हो कि लेफ्ट साइड में ठीक है ये स्लोप इतना है, और राइट साइड में ये स्लोप ऐसे हो जाए, मतलब ज्यादा स्लोप हो जाए, है ना। लेफ्ट साइड में ऐसे स्लोप है स्लैंट, और राइट साइड में ये स्लोप इंटेंस हो जाए, तीव्र हो जाए, तो ये सिमेट्रिकल रहा, ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल फोल्डिंग जो हुआ था, जो रॉक थे सिमेट्रिकल, उस पे एक्सेसिव कंप्रेशनल फोर्स लगने के कारण जिस तरफ ज्यादा लग रहा है उस तरफ ज्यादा वो बेंड हो रहा है, और उसके कारण एक पार्ट ज्यादा बेंड हो गया, होने के कारण एक स्लोप दूसरे स्लोप से अलग हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। दोनों तरफ का स्लोप अलग अलग हो। ये हो सकता है यहाँ पे ऐसे कि ऐसे हो, अभी टाइप्स ऑफ फोल्डिंग बताएंगे तो वहां पे पता चलेगा, लेकिन एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल समझ गए। इसमें ये हो सकता है कि दूसरा जो लिम्ब है वो एकदम से 90 डिग्री पे आ जाए, ये स्लोप ऐसे हो और एक लिम्ब ऐसे हो जाए, हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये ऐसे हो और दूसरा इसके पैरेलल हो जाए, हो सकता है दूसरा लिम्ब, ये दूसरा लिम्ब इसके पैरेलल हो जाए, और ज्यादा बेंडिंग होगी तो होगा ना। इसके बाद और क्या हो सकता है, ये दोनों लिम्ब्स ऐसे हो जाए, यानी दोनों पैरेलल हो और हॉरिजॉन्टली पेश हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह के होने के बाद अब इससे ज्यादा एक्सेसिव कंप्रेशन आप देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला लिम्ब टूट जाएगा, टूट कर ये आगे बढ़ जाएगा, है ना। ये लिम्ब ऐसे आगे चला जाएगा, ऊपर वाला टूट कर, बहुत और ज्यादा बेंड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला लिम्ब ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर आगे जा सकता है। इसी को नेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेप, NAPPE, नेप, समझ गए। हिमालय में ये घटनाएं देखने को मिल रही है, नेप वाली, है ना। हिमालय वाले क्षेत्र में, हिमालय में अभी ऐसा ही हो रहा है, कॉम्प्रेशनल फोर्स अभी भी जारी है। तो एसिमेट्रिकल बेंडिंग हुआ पहले, एसिमेट्रिकल फोल्डिंग हुआ, और धीरे धीरे फिर ऐसे 90 डिग्री पे दोनों लेट गया है। खासकर जम्मू कश्मीर वाले हिमालय में देखने को मिला है, कहाँ कहाँ मिला है वो हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन वो ऐसे हो सकता है कि नहीं। तो फोल्डिंग से क्या क्या हो सकता है, फोल्डिंग, ये जो कॉम्प्रेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ कॉम्प्रेशन, ये क्या क्या कर सकता है, फोल्डिंग एंड बेंडिंग, फोल्डिंग एंड बेंडिंग। और इसी फोल्डिंग और बेंडिंग से माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे, शुरुआत इनिशियली आप इमेजिन कीजिए, इनिशियली माउंटेन कैसे बना होगा, जहां पे माउंटेन है, जितने भी माउंटेन्स है, खासकर जो फोल्डेड माउंटेन है, जितने भी फोल्डेड माउंटेन है दुनिया में, चाहे वो एंडीज हो, चाहे वो रॉकी हो, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो एल्प्स हो, सारे जितने भी आज के डेट में फोल्ड माउंटेन है, इनिशियली वहां पे एक जियोसिंक्लाइन हुआ करता था, गड्ढा, जियोसिंक्लाइन, समझ में, खड्ड। और उस जियोसिंक्लाइन में, जियोसिंक्लाइन किसको कहते हैं, खड्ड को, गड्ढे को। ये खड्ड और गड्ढा क्यों बनता है, अलग अलग कारण है, मैं बताऊंगा वहां पे। लेकिन जहां भी आपको फोल्ड माउंटेन आज के डेट में दिख रहा है, वहां पे पहले क्या हुआ होगा, जियोसिंक्लाइन। और रिवर्स अपने साथ
और ये जनरली ये जो महाखंड है जियोसिंक्लाइन वो समुद्र के पास मिलेगा आपको, समुद्र के किनारों पे मिलेगा। क्यों मिलेगा हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो रिवर्स आती है समुद्र में मिलने के लिए, अपने साथ सेडिमेंट्स लाकर इसमें क्या करेगी, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेंगी इस गड्ढे में। और जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो कंप्रेशन फोर्स लगेगा। गड्ढे में जो सेडिमेंट्स है कैसा है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने के कारण जितना सॉफ्ट होगा उतना फोल्ड होगा। जब कंप्रेशनल फोर्स लगेगा तो सेडिमेंट्स क्या हो जाएगा, फोल्ड। फोल्ड होकर रेज हो जाएगा ना। फोल्ड होगा, ऐसे प्रेशर पड़ा, सेडिमेंट से प्रेशर पड़ा, फोल्ड होकर क्या हो गया, रेज हो गया, यानी क्या बन गया, माउंटेन्स। दो प्लेट्स के टकराने से बनता है, टकराने को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। ठीक है, तो टकराने कारण टकराता नहीं है एक्चुअली, जब कन्वर्ज करता है ना तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है, और नीचे जाने के कारण कॉम्प्रेशनल फोर्स तो लगेगा ना, एक गड्ढा बनेगा, वो हम उस पे आएंगे अभी। लेकिन अभी सिंपल वे में समझिए, अभी मैं उस प्रोसेस में जा ही नहीं रहा हूं, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं कि कॉम्प्रेशनल फोर्स से कैसे माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जियोसिंक्लाइन गड्ढे में जो सेडिमेंट्स जमा है उस पे कॉम्प्रेशनल फोर्स लगा, और कॉम्प्रेशनल फोर्स लगेगा क्यों, प्लेट टेक्टोनिक ने ही उसको एक्सप्लेन किया ना। जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करे ही। अगर प्लेट्स आ रहे हैं और बीच में गड्ढा है तो गड्ढे पे जियोसिंक्लाइन पे प्रेशर लगेगा ना, कॉम्प्रेशनल फोर्स लगेगा, और उसमें जो सेडिमेंट्स है वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे वो और ज्यादा पास आएंगे वो फोल्डिंग और बढ़ती जाएगी। हिमालय की हाइट अभी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी वो एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ जा रहा है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। और बीच में जहां पे हिमालय है वहां टेथिस सागर हुआ करता था, जहां पे आज का हिमालय है। मैंने बोला ना जहां भी फोल्ड माउंटेन है वहां कभी ना कभी वहां पर या तो वो सागर के किनारे हैं, ओशन के किनारे हैं वो फोल्ड माउंटेन, या वहां पे कभी ना कभी ओशन हुआ करता होगा और वहां पे जियोसिंक्लाइन होगा, है ना। और जब वो दो प्लेट आपस में टकराए तो जियोसिंक्लाइन में रिवर्स के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स जमा थे वो क्या हो गए, फोल्ड हो गए। तो अभी ये प्रोसेस बता रहा हूं, बाकी एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कॉम्प्रेशनल फोर्स से होता क्या है। कॉम्प्रेशनल फोर्स से क्या होता है, फोल्डिंग होती है, और अगर सेडिमेंट्स का फोल्डिंग हुआ तो माउंटेन बनेगा। ठीक है, अब माउंटेन बन चुका है, रॉक्स डेवलप हो चुके हैं, और ज्यादा कॉम्प्रेशन होगा तो क्या होगा, बेंडिंग होगा। जैसे मैंने बताया सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, है ना, इंक्लाइन, है ना, आइसो इंक्लाइन, वो हम डिस्कस करेंगे। नेप, नेप कब बनेगा, लास्ट में जब ऐसे लेट जाएगा दोनों, ऊपर वाला लिम्स टूट कर आगे बढ़ जाएगा। तो अभी वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अभी मैं इनिशियल बता रहा हूं कि ऐसे होता है। या तो फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होगा तो माउंटेन बनेगा, सेडिमेंट्स का फोल्डिंग हुआ तो कॉम्प्रेशनल फोर्स के कारण। और अगर माउंटेन बन चुका है, रॉक्स है, फिर से अगर कॉम्प्रेशनल फोर्स लगा, फिर से कॉम्प्रेशन हुआ तो फिर बेंड होगा। बेंड में भी कई तरीके का बताया, यहाँ पे बेंडिंग बता रहा था ना, यहाँ पे सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन होगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, फिर दोनों ऐसे लेट जाएंगे, फिर एक ऊपर वाला लिम्ब टूटकर आगे बढ़ जाएगा, नेप उसको कहते हैं। तो हिमालय में अभी नेप की भी घटनाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। यही तो समझना है एक एक चीजों को, लेकिन एक एक इत्मीनान से। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चीजों को। ओके, उसके बाद दूसरा है टेंशनल फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेंशनल मतलब कोई रॉक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ अभी इनिशियली बता रहा हूं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक रॉक है, रॉक में टेंशनल फोर्स का मतलब क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ से खींचा जा रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि जो रॉक है ऊपर क्रस्ट है वो दो प्लेट पर होगा,
दो प्लेट पर होगा, ऊपर में ऐसे रॉक स्टेटा है और नीचे में दो प्लेट्स पर है। तो एक प्लेट इधर जाना चाह रहे हैं, एक प्लेट इधर जाना चाह रहे हैं, नहीं डाइवर्जेंस हो रहा है वहां पर। तो ऊपर में जो रॉक है वो क्या फील करेगा? टेंशन नहीं फील करेगा। नीचे का प्लेट उस रॉक को इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। जो दूसरा प्लेट है वो दोनों प्लेट पे रखा हुआ है रॉक, दूसरा प्लेट इधर जाना चाह रहा है, तो क्या होगा? उस रॉक पे टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन होगा। आपको भी होता है टेंशन? नहीं होता है। यूपीएससी चाहती है ऐसे, आप चाहते हैं ऐसे, ब्रेन कंफ्यूज रहता है, ब्रेन को टेंशन होता है। और टेंशन जब होता है तो क्या होता है? जब टेंशन होता है तो इसको कहते हैं क्रस्टल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर नहीं होता है, इसको कहते हैं क्रस्टल फ्रैक्चर। टेंशन के कारण क्या डेवलप होगा? क्रस्टल फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर दो तरह के होंगे, या तो वहां से वो क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, सिर्फ क्रैक्स होगा। जब फ्रैक्चर के कारण सिर्फ क्रैक्स डेवलप होगा तो उसको जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स क्रिएट होगा वहां पे, यानी पूरा पहले रॉक था, अब क्या हो गया? टेंशन के कारण वहां पे फ्रैक्चर डेवलप हुआ और वहां पे जॉइंट्स क्रिएट हो गया। लेकिन अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, रिलेटिव मूवमेंट। जब उनके बीच में, जॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसको फॉल्ट्स कहते हैं। समझ गए? टेंशन के कारण क्या होगा? फ्रैक्चर। इसको कहते हैं, इस घटना को क्रस्टल, क्रस्टल मतलब क्रस्ट, रॉक्स, फ्रैक्चर। टेंशन के कारण फ्रैक्चर होगा, और फ्रैक्चर दो तरह के होंगे, जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स। जॉइंट्स कब? जब सिर्फ क्रैक्स डेवलप हो जाए, सिर्फ क्रैक्स, अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। जब सिर्फ क्रैक्स डेवलप होगा तो उसे क्या कहेंगे? जॉइंट्स। और जब उस जॉइंट के अलोंग, उस जॉइंट के अलोंग जब एक दूसरे का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तब उसके उसे क्या कहेंगे? फॉल्ट्स। और जहां से वो फॉल्ट्स, जहां पे वो फॉल्ट्स बना, जैसे अगर इसको हम ये करेंगे तो मान लीजिए यहां से क्रैक्स डेवलप हो गया, यहां से क्रैक्स डेवलप, ये लाइन क्या है? ये क्रैक्स वाले लाइन है दोनों तरफ, ठीक है? क्रैक्स डेवलप हो गया, तो क्रैक्स अभी मूवमेंट नहीं हुआ है तो इसको कहेंगे जॉइंट्स। लेकिन यहां से मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, यानी या तो ये पार्ट ऊपर चल जाए, एक पार्ट इधर वाला पार्ट ऊपर खिसक जाए, या नीचे वाला पार्ट नीचे खिसक, इधर वाला पार्ट नीचे खिसक जाए, दोनों ही केस में उसको कहा जाता है फॉल्ट। उस घटना को क्या कहते हैं? फॉल्ट्स। और फॉल्टिंग, या फॉल्टिंग उसको कहते हैं जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। जब मूवमेंट नहीं है जब तक उसको जॉइंट्स। और उस जॉइंट्स के अलग अगर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, जैसे एक पार्ट ऐसे खिसक जाए, या तो ये नीचे चले जाए या तो ये वाला पार्ट ऊपर चले जाए, उसको क्या कहेंगे? फॉल्ट्स। घटना को फॉल्टिंग। और ये जो लाइन है उसको कहते हैं फॉल्ट लाइंस। क्या बोलते हैं? फॉल्ट लाइन। और जिस प्लेन से ऐसे हो रहा है उसको फॉल्ट प्लेन। क्लियर? बेसिक चीजें हैं, हम लोग देखेंगे एक एक फिगर को। ये यही एक चैप्टर है जो अच्छे से समझना है। हा? नहीं समझ में? अभी समझाया ही कहाँ? अभी तो इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि टेंशनल फोर्स होगा तो क्या होगा। कॉम्प्रेशनल फोर्स हो रहा था तो क्या हो रहा था? फोल्डिंग या बेंडिंग। फोल्डिंग, अगर सेडिमेंट्स का फोल्ड हुआ है तो माउंटेन बनेगा। और ऑलरेडी रॉक है, ऑलरेडी माउंटेन है, रॉक है, उसको अगर कॉम्प्रेशन देंगे तो बेंड करेगा। सिमेट्रिकल बेंडिंग, एसिमेट्रिकल बेंडिंग, आइसोक्लाइन, है ना ये सब। और टेंशन देंगे तो क्या होगा? टेंशन रॉक्स में देंगे दोनों तरफ से तो उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, उसको क्रस्टल फ्रैक्चर कहता है। फ्रैक्चर हो जाता है ना, थोड़ा फ्रैक्चर, वो लाइन दिखने लगता है, फ्रैक्चर वाला लाइन। एक्सरे कराते हैं तो वहां लाइन दिख जाता है कि फ्रैक्चर हो गया है। नहीं तो रॉक्स में भी दिख जाएगा वो लाइन, फ्रैक्चर हुआ है। अगर उस फ्रैक्चर्स में, अगर उस फ्रैक्चर्स में अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो तो उसे जॉइंट्स कहेंगे। और अगर उस फ्रैक्चर के लाइन के पास मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, जहां पे फ्रैक्चर हुआ है एक पार्ट ऐसे, या तो ये पार्ट ऊपर चल जाए या फिर ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट नीचे चला जाए,
तो ये वाला पार्ट अगर नीचे जाएगा तो उसको नॉर्मल फॉल्टिंग कहते हैं। नॉर्मल बीच वाला पार्ट जैसे दो दो तरफ से है, एक यहाँ पे फॉल्ट लाइन डेवलप हुआ और एक यहाँ पे फॉल्ट लाइन डेवलप हुआ, क्रैक्स डेवलप हुआ, यहाँ पे क्रैक्स और यहाँ पे क्रैक्स, और उसके कारण ये बीच वाला पार्ट नीचे जाने लगे और ये पार्ट अपनी जगह पे ये नीचे जा रहा है, और ये नीचे जाने के कारण इसको ऊपर फोर्स करेगा, लेकिन गया पहले कौन, ये बीच वाला, तो उसको कहेंगे नॉर्मल फॉल्ट। और अगर ये अपनी जगह पे ये साइड वाला ऊपर जाने लगे, अब समझिए, ये सब मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ इमेजिनेशन करने के लिए छोड़ दिया हूं। देखिए पढ़ाने से पहले कुछ चीजें डाल दो दिमाग में, सोचना स्टार्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, तो फिर उसको समझ में आएगा। तो अब ये समझिए कि नॉर्मल फॉल्ट क्या है, फॉल्ट दो फॉल्ट लाइन से बीच वाला पार्ट अगर नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा ना, क्रैक्स डेवलप हुआ ज्वाइंट्स के लॉन्ग, बीच वाला पार्ट नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि फर्दर टेंशन फोर्स उसको लग रहा है, फर्दर टेंशन देंगे तो बीच वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, गैप क्रिएट होगा। जब नीचे बीच वाला पार्ट नीचे जाए तो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल फॉल्ट। लेकिन फॉल्ट लाइन क्रिएट होने के बाद हम अगर कॉम्प्रेशनल देने लगे, कॉम्प्रेशन दबाने लगे, शुरू में दिए टेंशन, फॉल्ट क्रिएट हुआ, और फर्दर टेंशन दिया तो बीच वाला नीचे जाएगा, तो उसके नॉर्मल फॉल्ट। लेकिन क्रैक्स डेवलप होने के बाद अगर कॉम्प्रेशनल फोर्स हमने दे दिया तो साइड वाला ऊपर जाने लगेगा, और इसको कहते हैं रिवर्स फॉल्ट या थ्रस्टिंग इसको कहा जाता है। ये सब एक्सप्लेन करेंगे फिर से, अभी सोचिए, इमेजिन कीजिए। समझ रहे हैं ना। तो इन सारी घटनाओं को फिगर के साथ डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, नहीं तो फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन के कारण क्या, टेंशन के कारण क्या होगा, फॉल्टिंग। टेंशन के कारण क्या होगा, फॉल्ट्स डेवलप होंगे, फॉल्टिंग होगा, इस घटना को कहेंगे फॉल्टिंग। क्लियर, यानी क्रैक्स डेवलप होना, ज्वाइंट्स डेवलप होना, या फिर फॉल्ट्स डेवलप होना, इस घटना को कहते हैं फॉल्टिंग। तो फॉल्टिंग किसके कारण हुआ है, टेंशन के कारण। बस अभी इतना ही समझना है। कंप्रेशन के कारण क्या डेवलप हो रहा था, फोल्डिंग या बेंडिंग, और टेंशन के कारण वही क्रस्टल फ्रैक्चर, ज्वाइंट्स या फिर फॉल्ट्स, इसको कहेंगे फॉल्टिंग। समझ गए। इस फॉल्टिंग के देखिए, फोल्डिंग के कारण माउंटेन बन रहा था, फोल्ड माउंटेन वैसे ही बना है, जब सेडिमेंट्स का फोल्डिंग हुआ होगा तो फोल्ड माउंटेन बना। फॉल्टिंग के कारण माउंटेन बनेगा, क्यों नहीं, नो। मान लीजिए एक रॉक है और दोनों साइड वाला नीचे जाने लगे, तो बीच वाला पार्ट उठा हुआ दिखेगा, तो बीच वाला पार्ट ब्लॉक माउंटेन उसको कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और साइड में जो नीचे गया है दोनों, वो रिफ्ट वैली बन जाएगा। इसका एग्जांपल है इंडिया में विंध्या और सतपुरा, उसके बीच में नर्मदा बहती है, नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है। तो विंध्या और सतपुरा पहले सब एक ही लाइन था, मतलब एक लेवल था, लेकिन जो जिसमें नर्मदा भी बह रही है जिस वैली में, वो क्या हो गया, वो नीचे, मतलब वो नीचे नहीं गया। आपको देखिएगा सतपुरा एक साइड में नर्मदा और एक साइड में ताप्ती, सतपुरा है बीच में, और एक तरफ कौन है, नर्मदा, और एक तरफ ताप्ती, दोनों क्या है, रिफ्ट वैली है। तो बीच वाला पार्ट अपनी जगह पे रहा और दोनों साइड वाला पार्ट नीचे धस गया, तो बीच में जो उठा हुआ दिख रहा है वो ब्लॉक माउंटेन होता है। तो ब्लॉक माउंट कैसे बना, ब्लॉक माउंटेन नॉर्मल फॉल्ट से, नॉर्मल फॉल्टिंग से हुआ है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉक माउंटेन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, आज ही सब डिस्कस करेंगे, टेंशन लीजिए, अभी बस एग्जांपल दे रहे हैं। तो फॉल्टिंग से भी ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण हो सकता है, इसीलिए इन दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं, ओरोजेनिक, ओरोजेनिक फोर्स, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। फोल्डिंग से भी माउंटेन हो सकता है और फॉल्टिंग से भी, फॉल्टिंग मतलब एक पार्ट नीचे चला गया तो एक पार्ट जो बचा हुआ उठा हुआ दिखेगा, दोनों पार्ट नीचे चले गए, बीच वाला पार्ट अपनी जगह पे है,
बीच वाला पार्ट अपनी जगह पे है तो उठा हुआ नहीं दिखेगा। वही है सतपुरा, सतपुरा उठा हुआ दिख रहा है, बाकी दोनों तरफ वैली है, घाटी है, एक में एक से नर्मदा बहती है और एक से ताप्ती। ठीक है, अभी बस इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन दिमाग में बिठाइए, है ना, किससे क्या होता है, इसको ओरोजेनिक क्यों बोलते हैं। बाकी सारे प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि यही तो प्रोसेस है ना, एंडोजेनिक प्रोसेस। तो समझ गए यहां तक, समझे कुछ? एंडोजेनिक, है ना। एंडोजेनिक में दो है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग और माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग कैसे लग रहा है, या तो टेंशनल या तो कॉम्प्रेशनल। कॉम्प्रेशनल हो रहा है तो फोल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है और उसे भी माउंटेन बन रहे हैं, फोल्ड माउंटेन। टेंशनल लग रहा है तो उसे फॉल्टिंग की घटना हो रही है और फॉल्टिंग के कारण कोई पार्ट नीचे धस जा रहा है और कोई पार्ट उठ रहा है, तो उठा हुआ पार्ट माउंटेन बनेगा, ब्लॉक माउंटेन। तो माउंटेन इसमें भी बन रहा है, तो माउंटेन बिल्डिंग दोनों से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ओरोजेनिक फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को क्या कहते हैं, ओरोजेनिक फोर्स। इतना आसान है भी नहीं कि इतना जल्दी समझ में आ जाए, एक एक जब लेंगे ना उसको डिस्कस करेंगे एक एक फोर्स को, तब जाके क्लियर होगा, फिगर के साथ। वो भी नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट है, लेकिन आसान कुछ नहीं है, बस समझना है। ओके, अब एक्सोजेनिक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब जिसका ओरिजिन, जिस फोर्स का ओरिजिन, हाँ, आउट द सरफेस ऑफ अर्थ, आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस के ऊपर हो ओरिजिन। तो क्या क्या है इसमें, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन कहां पर हो रहा है ये फोर्सेस कहां पे दिखते हैं आपको, सरफेस के ऊपर। वेदरिंग क्या है, मैंने कल बताया था आपको, disintegration and decomposition of rocks due to various factors is called weathering. डिसइंटीग्रेशन कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण उसके अंदर का जो स्ट्रेटा है, रॉक स्ट्रेटा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। डिसइंटीग्रेट मतलब जो मिनरल्स अलग अलग हो गए, है ना, टूट गए अंदर से, या फिर केमिकल प्रोसेस के कारण, जैसे वाटर आया और लाइमस्टोन को घुला दिया, तो केमिकल प्रोसेस के कारण जब होगा तो उसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन। और फिजिकल प्रोसेस से जब होगा या मैकेनिकल प्रोसेस से जब होगा तो उसे डिसइंटीग्रेशन, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। तो डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन, रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, वेदरिंग। और वो इन सिटू होता है, इन सिटू मतलब उसी जगह पर जहां पे रॉक्स है वहीं पे वो टूटेगा, बिखरेगा, जो भी करेगा, कहीं जाएगा नहीं। इरोजन क्या है, इरोजन इज डिफाइंड एज द कटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड रॉक। जो रॉक वेदर्ड्स हैं, कमजोर हैं, अंदर से डिसइंटीग्रेटेड हैं, लेकिन थे अपनी जगह पे ही और एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए थे, लेकिन कोई एजेंट आया, जैसे रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, और उसने उस डिसइंटीग्रेटेड पार्ट को, वेदर्ड पार्ट को उससे अलग कर दिया मेन रॉक से, और उसको ट्रांसपोर्ट करके ले गए कहीं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरोजन। यानी इरोजन में दो चीजें हैं, कटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कट करना और ट्रांसपोर्ट करना, कटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर। तो इरोजन। डिपोजिशन, जो सेडिमेंट था वो रिवर्स लेकर गए कहीं और कहीं पे वहां पे डिपॉजिट कर दिया, कहां पर, जब रिवर्स जिस प्लेन पर फ्लो हो रहे हैं उस प्लेन का स्लोप अगर कम हो गया तो रिवर्स सेडिमेंट्स को और आगे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। स्लोप कम होने का, यानी जब प्लेन एरिया में रिवर्स इंटर करेगी, रिवर जब प्लेन एरिया में इंटर करेगी तो उसका स्लोप कम हो जाएगा, तो स्लोप कम हो जाएगा तो क्या करना स्टार्ट करेगी, डिपोजिशन। जो लोड था उसके पास, सेडिमेंट था, उसको क्या करना स्टार्ट करेगी, डिपोजिट, और गड्ढों में भरना स्टार्ट करेगी। उससे क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा, अपग्रेडेशन। इसीलिए डिपोजिशन को क्या कहते हैं, अपग्रेडेशन। यानी गड्ढा उड्ढा है वो उसको लेवल, उस पर डिपोजिट करके उसको क्या है, लेवल पे ला रहे हैं। प्लेन्स का निर्माण ऐसा ही होता है। फ्लड प्लेन कैसे बना है, रिवर्स के लाए गए डिपोजिशन, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से ही तो बना है फ्लड प्लेन। ये सब प्लेन कैसे बना है,
यही गंगा नदी यहाँ से लाई होगी, यहाँ पे बिछाई होगी सेडिमेंट्स को। आज यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं आप लोग, कभी गंगा नदी यहीं गुजरती होगी अपने साथ। जब फ्लड आता होगा गंगा नदी का, तो उसका पानी अभी भी आता है, लेकिन अब यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि शिफ्ट हो गया, रिवर ने अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया है ड्यू टू सेडिमेंटेशन। इतना सेडिमेंट जमा कर दी कि अभी इधर रास्ता ही नहीं है ना। तो उधर से नॉर्थ की तरफ रिवर शिफ्ट हो गई है। लेकिन ये जो जमीन है, ये मिट्टी है, कैसे बना? रिवर फ्लड प्लेन है ये, है ना। कभी फ्लड प्लेन हुआ करता था, एलुवियल, खादर, न्यू एलुवियल हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे बांगर में कन्वर्ट हो रहा है, ओल्ड एलुवियल में, क्योंकि अब यहाँ पे फ्लड का पानी नहीं पहुंचता, तो नए सेडिमेंट्स जमा नहीं होते। लेकिन ये बना कैसे? पहले ये गड्ढा होगा जिसमें नदी बहती होगी, लेकिन इसको भर भर कर क्या बना दिया गया? प्लेन। तो डिपोजिशन मतलब अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन। और इरोजन और वेदरिंग को कहा जाता है, खासकर इरोजन को, डाउन ग्रेडेशन, डाउन ग्रेडेशन। और ये पूरे प्रोसेस को ग्रेडेशन प्रोसेस कहते हैं, ग्रेडेशन प्रोसेस। तो देखिए एंडोजेनिक फोर्स क्या कर रही है? माउंटेन्स का निर्माण कर रही है, कहीं पे धसा दे रही है जमीन को, कहीं पे उठा दे रही है, यानी लेवल के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रही है कि नहीं? एंडोजेनिक फोर्स कर रही है ना। माउंटेन का बना दे रही है, कहीं रिफ्ट वैली बना दे रही है, कहीं पे कॉन्टिनेंट को राइज करा दे रही है, कहीं पे कॉन्टिनेंट को सब्सिडेंस करा दे रही है। तो एंडोजेनिक फोर्स क्या कर रही है? लेवल में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। और एक्सोजेनिक फोर्स क्या कर रहा है? लेवल को ग्रेड कर रहा है। ग्रेड मतलब एक लेवल पे ला रहा है। जो माउंटेन्स है उसको इरोड करके, उसके सेडिमेंट्स को बहाकर गड्ढों में जाके जमा करके, तो माउंटेन्स के हाइट को कम कर रहा है, और इधर जो गड्ढा था उसको भरकर प्लेन बना रहा है। हो सकता है यहीं पे प्लेन बनते 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 माउंटेन बन जाए, जमा होते होते। खैर अब इस एरिया में तो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स यहाँ से अपना कोर्स शिफ्ट कर चुका है। माउंटेन्स का निर्माण कहां पर होता है जनरली? या तो फोल्ड माउंटेन बनेगा। फोल्ड माउंटेन्स के लिए क्या चाहिए? प्लेट्स वहां पे आप एक दूसरे की तरफ आना चाहिए, वहीं पे फोल्ड माउंटेन बनेगा। यही सेडिमेंट्स जो जमा हुआ जियोसिंक्लाइन में, गड्ढों में, वही फोल्ड हो गया ना। समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस चलता रहता है। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स दोनों कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, और ये लंबे समय में ये आपको एक्टिविटीज ये देखने को मिलता है। तो वेदरिंग समझ गए। वेदरिंग तीन तरह का, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, कल मैंने डिस्कस किया था। फिजिकल मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रॉक्स का तो क्या होगा? रॉक्स एक्सपैंड करेगा, और डिक्रीज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी ठंड और गर्म का अगर सीजन लें, अलग अलग सीजन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है। तो रॉक्स में वो स्ट्रेन डेवलप होता है, और रॉक्स कमजोर होता है, अंदर से डिसइंटीग्रेट होता है। तो इसको कहेंगे फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, केमिकल रिएक्शन से, जैसे वाटर आया, वाटर लाइम स्टोन के साथ घुला CaCO3 के साथ, H2O ने रिएक्शन किया और COC3 डिकम्पोज हो गया। समझ रहे ना? तो केमिकल रिएक्शन से जो वेदरिंग होगा डिकम्पोजिशन के द्वारा, उसको क्या कहेंगे? केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल में कैसे हुआ? बायोलॉजिकल में कोई भी प्लांट्स, एनिमल या ह्यूमन के इंटरफेरेंस से अगर ये हो रहा है तो उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहेंगे। जैसे प्लांट्स के रूट्स बहुत अंदर तक रॉक्स में चले गए और रॉक्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया अंदर से। होता है ना, रूट्स, ऐसे ऐसे रूट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े रूट्स होते हैं कुछ पौधों के, जैसे पीपल हुआ, बहुत डीप डीप रूट जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे। या बर्ड के एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा समझते हैं ना? हाँ, वेस्ट मटेरियल। तो वर्ड्स के एक्सक्रेटा बार बार, या कोई एनिमल के एक्सक्रेटा बार बार उस रॉक पे जा रहा है, तो उसमें जो केमिकल है वो रॉक्स के केमिकल के साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। तो इसको भी किस में रखेंगे? बायोलॉजिकल वेदरिंग। और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग। इरोजन में,
इरोजन कई सारे एजेंट से हो सकता है। इरोजन में क्या हो रहा था, कट करके उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था। कौन कौन कर सकता है, रनिंग वाटर यानी रिवर, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कैसे करेगा, अंदर अंदर ग्राउंड के नीचे अगर लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का बहुत बड़ा स्ट्रेटा है रॉक का जमीन के नीचे, तो ग्राउंड वाटर जब फ्लो होता है तो जो लाइमस्टोन है उसको पहले घुलाता है यानी वेदरिंग करता है, और फिर उसको काट कर ले जाता है ट्रांसपोर्ट करके, और फिर कहीं पे जाके उसको जमा करके फिर से डिपॉजिट कर देता है। तो ग्राउंड वाटर कहाँ कर सिर्फ किस पे काम करता है, डोलोमाइट और लाइमस्टोन पे, है ना, वहां पे सिर्फ। उसके बाद ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स कैसे करते हैं, हाँ अच्छा ग्लेशियर कहते किसको है, कोई एक हाँ, freezing of water is glacier. What is the definition of glacier? जाते रहता है, कहाँ, अच्छा मतलब स्टेट चेंज होता है उसको, हाँ यस, mass of ice which is flowing slowly, आइस का मास, आइस का टुकड़ा जो स्लोली फ्लो कर रहा है, स्टैग्नेंट नहीं है, फ्लो कर रहा है, उसको ग्लेशियर कहा जाता है। यानी ग्लेशियर इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, वो मूव कर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा स्लोली मूव कर रहा हो ड्यू स्लोप पे, उसको ग्लेशियर कहा जाता है, समझे। क्योंकि खुद सोचिए ना, यहाँ पे कॉमन सेंस है कि अगर ग्लेशियर्स मूव नहीं करेगा तो वो इरोड कैसे करेगा, इरोड होने के लिए उसमें मूवमेंट चाहिए ना। तो ग्लेशियर किसको कहेंगे, मास ऑफ आइस विच इज फ्लोइंग स्लोली, धीरे धीरे। एवलेंचेस इज बहुत फास्ट, वो वो लैंडस्लाइड है, मतलब जैसे लैंडस्लाइड होता है ना, उसी तरह उसकी जगह पे अगर बर्फ गिरने लगे, स्नो स्लाइड हो, तो उसको एवलांच कहते हैं। और वो बहुत तेज होता है, स्लो नहीं होता है। ग्लेशियर स्लोली, हाँ एवलांच, हाँ एवलांच इज अ टाइप ऑफ तूफान, थंडरस्टॉर्म मतलब बर्फ का तूफान जो ऊपर से आ रहा है बहुत तेजी से। हाँ स्नोफॉल एक तरह से जैसे लैंडस्लाइड कैसे होता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, टूटने के कारण, उसी तरह स्नो अगर ऊपर से बर्फ से टुकड़ा अगर गिरे तो उसे एवलांच कहते हैं। क्या डिस्कशन चल रहा है, तो उसके बाद ग्लेशियर के बाद वेव्स एंड करेंट। वेव्स क्या है, वेव्स मतलब ओशियनिक वेव, ओशन में वेव चलता है ना, बताया था ना मैंने। ओशन में कई तरह के वेव होते हैं, एक सिंपल लिखा रहेगा ओशियनिक वेव, उसका मतलब होता है विंड, विंड के कारण, विंड जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है उसके कारण जो वेव्स है उसको ओशियनिक वेव। इसके अलावा टाइडल वेव्स भी होता है, टाइड्स आने के कारण उस समय वेव्स होता है। तो ओशियनिक वेव्स जब चलते हैं तो ओशन के कोस्टल एरिया में जो भी माउंटेन या फिर जो भी चीजें हैं वहां पे उसको इरोड करता है। सामने माउंटेन है, उस पर लगातार वो वेव्स फोर्स लगा रहा है, वो पूरा कट हो जाता है। तो आप देखेंगे समुद्र के किनारे आपको बहुत सारे केव्स मिलेंगे। वो केव्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वेव्स के कारण, वेव्स ने कट करके वो केव बनाया है। और कभी कभी केव को कट करते करते इस पार से उस पार कर देते हैं वेव्स, तो ऐसे खड़ा दरवाजा की तरह ऐसे खड़ा रहेगा समुद्र के बीच में। तो हम लोग देखेंगे वो सारी चीजें। तो ये वेव्स का काम है, वेव्स ने इरोड किया है, और वो जो सेडिमेंट था उसको इरोड करके ट्रांसपोर्ट करके किनारों में जाकर बिछा दिया, जो क्या बन गया, बीच, बीच, है ना। तो वहां डिपोजिशन भी हो रहा है और इरोजन भी हो रहा है, तो सारे लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। तो वेव्स एंड करेंट, उसके बाद विंड्स। विंड्स जनरली एक्टिव होते हैं डेजर्ट एरिया में, वहां पे वो मेन एजेंट होते हैं इरोजन का।
क्यों? अच्छा, विंड इरोड करता कैसे है? विरोड कैसे करता होगा विंड? विंड जब चलती है बहुत तेज तो अपने साथ लूज सॉइल को, सैंड्स को उड़ा कर ले जाती है, और वो सैंड, लूज सॉइल माउंट अपने आने रास्ते में आने वाले माउंटेन्स पे स्ट्राइक करते हैं उस सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल से, और उसके कारण फ्रिक्शन के कारण उसको कट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्रेशन। जैसे वाटर में हो रहा था, वाटर जब कंटिन्यूअसली किसी माउंटेन पे टकराता है तो वाटर में जो स्टोन है छोटे छोटे, वो फ्रिक्शन के द्वारा उसको क्या करते हैं, घिसते हैं माउंटेन को और कट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्रेशन। तो ये डिटेल में हम लोग ये देखेंगे ये सारी चीजें। तो लिखना स्टार्ट करें। यही है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक।